हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एनएम भर्ती परीक्षा के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखलाएं चल रही थी, जिसमें हम लोग 25 टेस्ट आज करेंगे। टेस्ट संख्या 25 होगी। अभी तक हम लोग कुल मिलाकर 24 टेस्ट कर चुके हैं। तो आज होगा, इसमें टॉप लेवल के MCQ रखे गए हैं, सारे सिलेबस के अनुसार हैं। विद्यार्थियों, एक चीज़ और आपको बता दें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं केवल पढ़ाई पर ध्यान रख देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि निगेटिव कमेंट करते हैं। आप लोग उनके निगेटिव कमेंट की तरफ बिल्कुल बिल्कुल भी नज़र मत ले जाइएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो आप लोग उन लोगों से बचें और अपने पढ़ाई में मस्त रहें। आप लोग अच्छी किताबें खरीदें, अच्छे अच्छे राइटर की किताबें खरीदें, उनसे थियरी पूरा अच्छे से कवर करें अपना। उसके बाद टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाने से फ़ायदा होता है, इसीलिए आजकल बहुत सारे साइट पे प्रैक्टिस टेस्ट भी आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं, आप लोग वहाँ से मंगा लीजिएगा। हमारी बातों को संज्ञान में लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, दूरी बना के रखें। आप लोग पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन ज़रूर होगा एक ना एक दिन। अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 9,000 प्लस पद थे। बहुत ही कम कट ऑफ गया था। EWS 3 नंबर गया था। जनरल शायद 42 नंबर के आसपास था। OBC भी उसी के आसपास था, 40-50 के आसपास। तो आप लोग मेहनत करते रहें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस नकारात्मक लोगों से आप लोग दूरी बना के रखें, यही हमें कहना था आपको। तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 1 में क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 में हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बना। ठीक, किसके संयोग से बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से। इसमें नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यही सही हो जाएगा। ठीक, देखिए, साधारण कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु। 6 परमाणु। कार्बन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन का 6 परमाणु। ठीक, ऑक्सीजन के। देखिए, आपको बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में 6 परमाणु किसके हैं, कार्बन के। कार्बन के 6 परमाणु। और 12 परमाणु किसके होते हैं, 12 परमाणु हाइड्रोजन के। उसके बाद 6 परमाणु ऑक्सीजन के। तो इसमें नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ग्लोबिल, कैसीन, क्लोरोफिल या लाइसिन, बताइए। प्रश्न संख्या 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं, बताइए। गुड़ है, बूरा है या शक्कर है या उपयुक्त सभी है, बताइए। प्रश्न संख्या 3 में क्या होगा, बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 3, देखिए, इसमें हो जाएगा शक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ।
4 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, बताइए गेहूं है कि जौ है कि या बाजरा है या सभी है, बताइए। प्रश्न संख्या 4, देखिए स्टार्च युक्त जो पदार्थ होते हैं वो गेहूं भी है, जौ भी है और बाजरा भी है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन हैं उसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला मीठे कार्बोहाइड्रेट जिसे शर्करा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीठे कार्बोहाइड्रेट जिसे शर्करा बोलते हैं। और दूसरा होता है फीके कार्बोहाइड्रेट जिसे क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शर्करा युक्त पदार्थ में क्या होंगे? जैसे शक्कर हो गया, शहद हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गया। और स्टार्च युक्त में इसमें हो गया गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, चना, आटा। ठीक, वह विभिन्न दालें भी हैं जैसे कि राजमा, सेम, मटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य है, बताइए। ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, गर्भाशय समस्त उत्तेजित करना, दर्द को दूर करना या प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकना, बताइए। प्रश्न संख्या 5, ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक कारण आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे, एनएम करते समय आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप लोग। ये आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 6, चारों विकल्प पढ़िए आप लोग। देखिए यहाँ आवश्यकताओं है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए 6 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न जनसंख्या समूहों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने को। ठीक, इसी को क्या करता है? संदर्भित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित स्वास्थ्य जांच है, बताइए। ए कह रहा है केवल नियमित रूप से रक्त ग्लूकोज परीक्षण, बी कह रहा है केवल नियमित सर्वाइकल कैंसर की जांच, सी कह रहा है केवल नियमित त्वचा कैंसर की जांच, डी कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डी की घनत्व परीक्षण, बताइए। प्रश्न संख्या 7 इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है भ्रूण के विकास का चरण गर्भावस्था के किस सप्ताह आसपास शुरू होता है, बताइए। 9वें सप्ताह, 14वें सप्ताह, 12वें सप्ताह या 7वें सप्ताह। प्रश्न संख्या 8, बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 8, देखिए मैं इसमें आयोग ने जो आंसर की अपना माना है वो ए माना है, 9वें सप्ताह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है नवजात पुनर्जीवन के दौरान अंतः श्वसनिकीय इंट्यूबेशन का संकेत तब दिया जाता है जब, कह रहा है ए नवजात शिशु प्रीटर्म हो, बी कह रहा है इसमें
मेकोनियम रंजित एंटीयोटिक द्रव होता हो। सी कह रहा है हृदय गति 100 VPM से ऊपर हो। डी कह रहा है सकारात्मक दबाव वाला वेंटिलेशन अप्रभाव हो। बताइए। प्रश्न संख्या 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्सें, जो चाइल्ड हैं स्वास्थ्य नर्सें, होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। बताइए आप लोग कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है। पहचानिए आप लोग चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है। बाकी 3 रणनीति हैं, एक ही नहीं है, वही सही होगा। बताइए आप लोग कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 ये कह रहा है नस्लवाद और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करना, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। तो 10 नंबर में यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है नवजात शिशु में श्वसन तंगी के मामलों में सफोकेटेट का उचित प्रबंधन किसके माध्यम से होता है। बताइए। सफोकेटेंट का उचित प्रबंधन किसके माध्यम से होता है। प्रश्न संख्या 11 अंतःशिरा आसन, मौखिक प्रबंधन, एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्रासेक्युलर इंजेक्शन। बताइए चारों में क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, आज के समय में आप लोग को पता ही है कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो आपको नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाते हैं। आप लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाएं। नकारात्मक लोगों से बचें और अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई जारी रखें। परीक्षा कभी भी हो सकती है, इसलिए अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करें और प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाते रहें। इससे आपको नॉलेज मिलेगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है खसरे की रोकथाम, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, खसरे की रोकथाम के संदर्भ में हर्ड इम्यूनिटी सबसे अच्छी तरह प्राप्त तब होती है जब जनसंख्या के कितने प्रतिशत को टीका लगाया जाता है। बताइए। प्रश्न संख्या 12 प्रश्न संख्या 12 में इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम से कम 95%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है प्राथमिक देखभाल में एक आंख में पर्दे जैसी दृष्टि हानि का संकेत क्या हो सकता है। बताइए। मोतियाबिंद, मैक्यूलर डिजेनरेशन, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट। बताइए। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न संख्या 13 में कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करके अपना उत्तर बताइए। ए सही होगा या बी सही होगा या सी या डी, बताइए आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रसव के दौरान भ्रूण टैचिकार्डिया को इसको संकेत हो सकता है। बताइए क्या संकेत हो सकता है। बताइए। पहला कह रहा है इंट्रा एमनियोटिक संक्रमण, बी कह रहा है भ्रूण कल्याण, सी कह रहा है तत्काल डिलीवरी को आवश्यकता, डी कह रहा है मात्र थकान। बताइए। प्रश्न संख्या 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है प्रसवोत्तर थ्रोम्बोफ्लिबिटिस के विकास का सबसे अधिक संकेत निम्न से मिलता है। बताइए किससे मिलता है। सामान्यीकृत शरीर दर्द से, अचानक बुखार और ठंड लगने से, एक पैर में सूजन और दर्द से, मूत्र उत्पादन में कमी से। बताइए। प्रश्न संख्या 15 में आप लोग बताइए क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखलाएं हैं, इसमें आपको लगातार पर डे 1 टेस्ट से 2 टेस्ट कराए जाएंगे, 1 से 2 टेस्ट पर डे। और कुछ ही दिनों में
थ्योरी की क्लास पहले चली हुई थी, जिसमें यूनिसेफ के बारे में बताया गया था, WHO के बारे में बताया गया था, और आने वाले समय में उन सभी का एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जाएगा आप लोग को। अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, परंतु आगे चल के एक एक टॉपिक आप लोग को कवर कराया जाएगा। आप लोग बस अच्छे राइटरों की किताब रखिए, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और टाइम टू टाइम अपनी तैयारी मेंटेन रखिए। निगेटिव लोगों से दूर रहें। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे निगेटिव कमेंट भी करते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।